राव खालिद साहब, एफबीआर का टैक्स वसूलियों में टारगेट सरपास कर लेना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसके लॉन्ग टर्म असरात क्या होंगे? देखिए, बड़ी खुशाइंद बात है अगर उन्होंने सरपास किया है। 63 बिलियन से आई थिंक पहले क्वार्टर में उन्होंने ज़्यादा किया है, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड जो पिछले साल का हम लें तो ऑलमोस्ट 30% उससे ज़्यादा ये बन जाता है। तो नो डाउट एक अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हमारे हैं वो उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और ये आज से नहीं है, ना मौजूदा हुकूमत के हैं ना पिछली हुकूमत के हैं। ये जो हमारा फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो आज से नहीं है, जब से पहली दफ़ा यहाँ जमहूरियत आई थी 1971-72 में, उस वक्त से है। और उसमें एक विशियस सर्कल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। फिस्कल डिसिप्लिन ना होने की वजह से हमारा बजट का खसारा बढ़ता है, उससे जीडीपी ग्रोथ पे असर पड़ता है, उससे अफराद ज़र बढ़ती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, और बैरूनी अदायगियाँ मुतासर होती है, और हम फिर IMF के पास जाते हैं कि जी पैसे दे दें ताकि हम इसकी अदायगी कर सकें। तो उसमें जो बुनियादी प्रॉब्लम है अभी तक है, जो एक मौजूद, जो सबसे बड़ा, हमने बहुत किया है सफ़र तय और बेहतरी भी हुई है उसमें यकीनन, लेकिन एक जो चीज़ है जो टैक्स नेट हमारा है वो हम टैक्स बर्डन तो डाल देते हैं, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पर डालते चले जाते हैं और उनकी कमर तोड़ने के मुतरादिफ तकरीबन हो जाती है चीज़ें। लेकिन टैक्स नेट को बढ़ाने के हवाले से हम, जैसे कि हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाना चाह रहे हैं और पिछले 20-30 साल से हम प्रपोजल पे प्रपोजल, तरीक़ाकार, प्रॉपर्टी पे लगाना है कि प्रोड्यूस पे लगाना है, प्रॉपर्टी पे लगेगा तो किस तरह होगा, प्रोड्यूस पे लगेगा तो किस तरह होगा। सिंपल सा फार्मूला, इनकम टैक्स जो होता है वो इनकम जिस तरह दूसरी इनकम पे होता है उस तरह से उसको असेस करके इनकम टैक्स आप उस तरह से उसको कर ले। लेकिन क्योंकि उसमें बहुत से ताकतवर लोग हैं तो वो आपके काबू में नहीं आते, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो मसला हमारे यहाँ है वो ये है कि जो सब्सिडीज़ हैं, IMF ने अभी बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया, और जो गरीब तबका है, जो ज़्यादा मुतासर है महंगाई से और बाकी चीज़ों से, उनको आप रिलीफ दें। लेकिन हमारे यहाँ जो आता है, सब्सिडीज़ आती है या कोई रिलीफ आता है, वो सब के लिए आता है। उसमें भले कोई अरबों रुपए कमा रहा है, भले कोई 100 रुपया कमा रहा है, 200 रुपये, वो सबको एक जैसा भुगतना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से ये बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ, ये भी है। फिर ये है कि एक बड़ी जो लोगों में पाई जाती है चीज़ कि यार हम इतना टैक्स पे करते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? हेल्थ की सहूलतें हों, तालीम की सहूलतें हों, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, तो ये सारे मामलात में वो कहते हैं हम बड़े लोगों की याशी के लिए इतना कुछ देते हैं और फिर भी हमें ना कोई रिलीफ मिलता है ना कोई उसका मिलता है। तो ये वो चीज़ें जिन पे गौर करने की ज़रूरत है और उस पर बार बार कोशिश की गई, उसको बेहतर करने की कोशिश की गई। लेकिन पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो लोग हैं जो सारी ये नहीं कह ले कि टैक्स कलेक्शन के जो पैसे इकट्ठे होते हैं सरकार के, उसके बेनिफिशरी है मोस्टली जो है, तो वो ज़ाहिर है अपने नुकसान के उस पर नहीं बनाएंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बहुत से मराद दी गई, सनती तबके को दी गई, कारोबारी तबके को दी गई, बड़े बड़े लोगों को दी गई। उन मराद से उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया, अपने बढ़ाया, अपने कारोबार को बढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन मुल्क को जो रिटर्न उनकी तरफ से आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। सही। तो वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए ये भी एक इशू है। IMF का जो बुनियादी हमेशा से रहा है फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर, उनका पिछले 40-50 साल से, पहली दफ़ा जब हमने लिया था उस वक्त से लेके आज तक वो हमारे फिस्कल डिसिप्लिन पे बार बार जोर देते हैं। उसके लिए हम उसकी जो FBR की कैपेसिटी है उसकी बेहतर करने के लिए बहुत कोशिशें हुई, उसको कुछ बेहतर भी हुआ। मतलब POS सिस्टम है एक हमारा, बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने जो इंसानी अमल दखल है वो कम कर दिया, बल्कि ना होने के बराबर कर दिया, आपके रेवेन्यू की जनरेशन बेहतर होती चली गई। उसको एक्सपेंड करने की बात हो रही है। आज ही मैंने देखा कि ज़राअत के हवाले से भी, टैक्सेशन के हवाले से बात हो रही है, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनकूला गैर मनकूला, उसको किस तरह किया जाए। जी, रियल स्टेट का फिर उसकी बात हो रही है कि रियल स्टेट को किस तरह से टैक्स किया जाए। रियल स्टेट भी हमारे यहाँ एक्चुअली थोड़ा सा उसमें मोटिवेशन भी आपको देने की ज़रूरत है। लोग डरते भी बहुत है, वो FBR को समझते हैं कि बहुत जिन भूत है, ये तलवार लेके खड़ा है तो गर्दनें उड़ा रहा है और पता नहीं क्या कर रहा है। थोड़ा सा मैं 95 से ऑलमोस्ट हूँ, NTN नंबर लिया मैंने, टैक्स पेयर हूँ, रेगुलर टैक्स पेयर हूँ। रात मैंने अपने सबमिट किया, कल रात आखिरी टाइम था जब, अब तो एक्सपेंड होगी।
मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कोई नोटिस, ना कोई ऑडिट, ना कोई चीज़। अगर आप थोड़ा सा हौसला दें लोगों को, हमारे ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना वो प्रॉपर्टी पे पड़े, मिट्टी में मट्टी हुए पड़े हैं। अगर आपको बिजनेस की तरफ माइल करें, उनको लगाएं बिजनेस की तरफ, और उनको कहें कि जी आप फाइलों में लगाने की बजाय आप इंडस्ट्री में लगाएं, आप रेस्टोरेंट में लगाएं, तो वो एक बहुत बड़ा आपका एक्टिविटी हो सकती है उसमें जो है। फिर हमारा जो जीडीपी की परसेंटेज है वो भी नहीं बढ़ रही, 15-16 जो टैक्स पेयर्स की है परसेंटेज वो नहीं बढ़ रही। हालांकि हमारी कम से कम 25-30 तो होनी चाहिए, फिर हम जाके कहीं बेहतर सूरत हाल में होंगे। हमारी जीडीपी ग्रोथ कि कुछ अभी ऐसी चीजें हैं जो 5-6 पे जाएगी, तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तरीके से ये मजीद भी आगे बढ़ाया जा सकता है। राव खालिद साहब, पहले ज़ाहिर पाकिस्तान इस बात पर एम्फेसिस करता था, अर्ज करता था अफगानिस्तान को, बार बार हमने ये कहा कि जी आप दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम लें, अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें। अब खित्ते के दीगर ममालिक भी इस बात पर जोर दे रहे हैं, क्या अफगानिस्तान संजीदा इक़दाम करने पर अब मजबूर हो पाएगा? देखिए, अफगानिस्तान को करने चाहिए क्योंकि बड़ा ग्रोइंग कंसर्न है दुनिया का, और ख़ास तौर पे हमारा पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का इसलिए ये ग्रोइंग कंसर्न है कि हमने बड़ी मेहनत से ये अमन लेके आए थे अपने सारे सेटल्ड और ट्राइबल इलाकों में, बड़े मेहनत करके, बड़ी कुर्बानियाँ दे के, और हमारा एक्सपीरियंस जो वॉर ऑन टेरर के ऊपर है वो दुनिया मानती है, जो हमने जिस तरह से किया, और हमसे बल्कि लोग सीखते हैं। अभी भी आज एक्सरसाइजेज शुरू हुई हैं, काज़ाकिस्तान, तुर्की, कतर, उज़्बेकिस्तान उसमें शामिल, उनकी स्पेशल फोर्सेस एंटी टेरर जो एक्टिविटी है उसके लिए वो शुरू हुई हैं। और ये हम बहुत से मुल्कों के साथ करते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस दुनिया का बिल्कुल कह लें कि एक नादर एक्सपीरियंस है और बड़ा कामयाब एक्सपीरियंस है। तो हमारे यहाँ जो बढ़ते हुए ये वाक़यात हैं, ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। और इस कंसर्न में मज़ीद जो हमें कह लें कि तशवीश है वो ये है कि पहले जो था इस खित्ते में आईएसएफ भी थी, वेस्ट का भी इंटरेस्ट था, अमेरिका भी बैठा था, और सारे दुनिया भर के लोग यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ऑपरेट कर रही थी। तो वो उसमें इंफॉर्मेशन जो थी, आपकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, और जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनकी मूवमेंट वगैरह, उसके बारे में बर वक्त आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती थी, आप उनको टैकल आसानी से कर लेते थे। अब नाउ वी आर एट अवर ओन। अब वो लोग नहीं हैं, उनका कंसर्न ख़ास तौर पर अमरीका जो है यहाँ से निकलने के बाद, उसको जब से ये महसूस होना शुरू हुआ है कि अलकायदा और आईसिस उस तरह से हमें नुकसान नहीं पहुँचाती, ख़ास तौर पे अलकायदा अफ़गानिस्तान से हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती, तो वो बिल्कुल उनका लातल्लकी का उन्होंने एक तरह से सरफ़े नज़र करके बैठ गए हैं। तो ये बहुत सीरियस मसला है। उसके अंदर जो ग्रुप्स मौजूद हैं, उसके अंदर जो ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, उन सब के पे नज़र रखना जो है वो पाकिस्तान के लिए यहाँ बैठ के हाल बहुत मुश्किल है। इसलिए जो खित्ते के मुल्क जब इकट्ठे होकर ये बात करते हैं तो ये बहुत खुशाइंद, चीन का कंसर्न है, रूस का कंसर्न है, हमारा है, और भारत का कंसर्न तो है, लेकिन भारत यूज़ करता है उस चीज़ों को। ये भी हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, बार बार करना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम यहाँ से जो आती है पाकिस्तान को ख़ास तौर पे, उस पर भारत का हाथ भी होता है। तो इसलिए बहुत इस पर सीरियसली हमें फोकस करने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है, और अमेरिका को ख़ास तौर पे ये रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि ये कल को ये ग्रुप दोबारा से अगर जड़ पकड़ जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो आपके लिए और वेस्ट के लिए भी उतना ही खतरा होगा जितना पड़ोसियों के लिए।